हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं राइट फ्रॉम क्लास 6 टू 12, उसमें जो हिस्ट्री का सेक्शन है और बाद में कुछ पॉलिटी का भी जो सेक्शन है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं हिस्ट्री का जो सेक्शन है उस पर बात करूंगा और जो हर एग्जाम के लिए आपके कारगर होगा, या तो सिविल सर्विसेज हो या स्टेट सर्विसेज हो या सीयूईटी का यूजी और पीजी हो, उन सब के लिए एक जो बेस है वो बेस की शुरुआत आपको यहां से होगी। क्लास 6 में जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसका पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन वगैरह है, तो वो खास कोई बहुत कारगर नहीं है। जो चैप्टर 2 है, पहले हम उस पर आज बात करेंगे कि चैप्टर 2 जो है वो हंटिंग गैदरिंग है। उससे भोजन उत्पादन तक की जो एक प्रक्रिया है, एक जो मनुष्य का विकास है और मानव सभ्यता का विकास है, उस पर चर्चा की गई है, जिसको आगे चल के हम हंटर गैदरर करके भी पढ़ते हैं हायर स्टडीज में। सबसे पहला तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे इस नाम से ही ऐतराज है, हंटर और गैदरर। बेसिकली हंटिंग का काम मेल किया करते थे और जो भोजन संग्रह का काम था, गैदरिंग का काम था, जो जंगल से भोजन इकट्ठा करके लाती थी, वो महिलाएं करती थी। तो मेरा ये मानना है या मेरी ये सोच है कि ये जो चैप्टर का नाम दिया गया है हंटर गैदरर या हंटिंग और गैदरिंग, तो पहले हंटिंग तो एक मेल डोमिनेंस की बू आती है इससे। मेरे हिसाब से हो सकता है सारे लोग इस विचार से सहमत नहीं हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसको अगर हम गैदरर हंटर कर देते तो क्या दिक्कत थी। हम यहाँ एक पैट्रियार्कल कंसेप्ट जैसा मुझे लगता है। एनीवे, ये मेरी अपने विचार हैं। जो चैप्टर है वो वही चैप्टर रहेगा और उसमें जो पढ़नी है बातें वो वही रहेगी। तो मैं थोड़ा उन पर बात करूं कि ये जो इस चैप्टर में जो बातें की गई है वो क्या है, क्लास 6 का जो स्टैंडर्ड है उसमें क्या है। धीरे धीरे हम हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो उस पर और हम ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा उस पर विचार करेंगे। बेसिकली जो हम हिस्ट्री में बात करते हैं मानव सभ्यता के विकास का, वो 2 मिलियन बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक का जो पीरियड है वो बेसिकली स्टोन एज जिसको कहा जाता है, पहले हम उस पर बात कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर इंडस वैदिक सब पर भी बात करेंगे। अब इसमें जो मानव था या जो लोग थे उनका जीवन जो है वो बेसिकली 2 चीज़ों पर निर्भर करता था, हंटिंग और गैदरिंग पर। मतलब वो जानवरों का शिकार करते थे जिससे उनका जीवन यापन हो चलता था, या जंगल में जो फल मूल मिलते थे, कंद मूल मिलते थे, उससे वो अपने भोजन का प्रबंध करते थे। अब इसमें बात यह है कि उनका जो जीवन है वो एक सेटल्ड लाइफ नहीं था। वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। एक तरह से हम कहें तो खाना बदोश का जीवन था, वांडरिंग उनका नेचर था। अब क्या कारण है कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे? इसके लिए कई कारण दिए गए हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें तो अगर किसी जगह पे वो रह रहे हैं बहुत दिनों तक, तो धीरे धीरे वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, या वो जंगली जानवर हो जिसे मारकर वो खाते थे, या कंद मूल फल हो जंगल का जिसको वो खाते थे, वो रिसोर्सेस समाप्त हो जाते थे। तो पहला कारण ये था कि जब एक जगह का रिसोर्स समाप्त हो जाता था तो फिर वो दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते थे, इसलिए मूविंग नेचर उनका था। दूसरा कारण ये है कि जो जानवर होते थे जिनका उपयोग वो खाने में करते थे, वो जानवर भी जब एक जगह समाप्त हो जाते थे, या जानवर भी अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। जिससे मान लीजिए सिप है, गोट है, ये भी बेसिकली घास पर निर्भर करते थे और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो जिस तरह से जानवर मूव करते थे उसी तरह से जो लोग थे वो भी मूव करते थे। तो ये दूसरा रीजन है जिससे लोगों का जीवन जो है वो मूवेबल था। तीसरा एक और रीजन है कि जो फ्रूट्स था या
जो भी खाद्य पदार्थ थे जंगल में जो प्राप्त होते थे वो सीजनल हुआ करते थे। एक सीजन में वो अगर हुए तो फिर दूसरा सीजन जब आएगा तो वो होंगे। तो नेचुरल है कि सीजन के हिसाब से भी जो लोगों का स्थानांतरण है, शिफ्टिंग है, वो होते रहता था। एक जगह से दूसरे जगह वो शिफ्ट करते थे। जहाँ सीजनल फल जिस तरह से मिलता था वो उस तरह से वहाँ जाते थे। तो ये भी एक रीजन था उनके शिफ्ट करने का। एक चौथा रीजन था जल का स्रोत। जल का स्रोत जो है, जैसे कुछ स्रोत जो है वो पेरिनियल होते हैं, मतलब सालों भर वहाँ जल प्राप्त होता है। तो जहाँ ये सालों भर जल प्राप्त होता है वहाँ थोड़ी ये जल का स्रोत कोई कारण नहीं था लोगों के मूव करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। लेकिन जिन जगहों पे ऐसे तालाब थे या ऐसे जल के स्रोत थे जो सिर्फ बरसात में वहाँ पानी होती थी, हमेशा पानी उपलब्ध नहीं होती थी, तो ऐसे लोग जो है वो जल के स्रोत की वजह से भी या जल के स्रोत की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो मूलतः ये 4 कारण हैं जो उनके जीवन को मूवेबल बना दिया था, जो एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव करने पर या जाने पर या स्थानांतरण के लिए मजबूर करता था। तो ये 4 बेसिक कारण हैं जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब इन लोगों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है, कैसे पता चलता है कि कौन से कि ये लोगों का एक निवास स्थान रहा होगा या यहाँ कभी लोग रहते होंगे। तो इसके लिए हमको आर्कियोलॉजिस्ट पर आधारित रहना पड़ता है। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं उन सोर्सेस के आधार पर हम इन जगहों के बारे में पता लगाते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में जो टूल्स मिले हैं, बेसिकली जो टूल्स हैं वो पत्थर के हुआ करते थे। फिर जो बोन्स हैं, एनिमल बोन्स हैं, उससे भी टूल्स बनते थे। और कुछ लकड़ियों के भी टूल्स मिले हैं, मतलब टाइम टू टाइम वो चेंज हुआ है। जिन टूल्स का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए होता था, फ्रूट्स को काटने के लिए, जानवरों के मांस को काटने के लिए, या पेड़ के खाल उतारने के लिए, जानवरों के स्किन को हटाने के लिए, तो इसके लिए वो टूल्स बनते थे। कुछ टूल्स ऐसे भी मिले हैं जिसमें हैंडल लगे हुए हैं, तो उनका एक अलग उपयोग था। इस पर हम जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे तो इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इस पर बात करते हैं जो क्लास 6 में है। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा वायबल टूल्स मिला है वो पत्थर के मिले हैं। तो ये टूल्स जहाँ जहाँ प्राप्त हुए हैं उस टूल्स के हिसाब से लोगों का वहाँ एक निवास रहा होगा कभी न कभी। ये आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं। बाद में तो जब अनाज का उत्पादन होने लगा तो उसके जले हुए जहाँ जहाँ ग्रेन्स मिले हैं उसके आधार पर भी पता लगाया गया। लेकिन शुरू का जो पीरियड है उसमें जिसमें सिर्फ लोग हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे, उस पीरियड में इस टूल्स के आधार पर ही हम ये पता लगा पाते हैं कि कहाँ कहाँ मानव सभ्यता से जुड़े हुए लोग रहते थे और किस तरह से वो मूव करते थे और किस तरह से उनके टूल्स में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव आया। जिस तरह से उनकी ज़रूरतें बदली उस हिसाब से उनके टूल्स का जो बनावट थी, जो उसकी शार्पनेस थी, उसमें भी बदलाव आते गया है, जिस पर हम डिटेल चर्चा फिर जब अगले चैप्टर में जाएंगे तो हम उस पर करेंगे। जो रहने का, कहीं एक जगह रहने की जो बात थी, बाद में जब थोड़ा सेटल्ड लाइफ शुरू हुआ तो उसके भी 2 मुख्य वजह माने गए कि कहाँ रहा जाएगा। तो उसके लिए पहला एक वजह था जो जल का स्रोत हो, दूसरा वो जो पर्टिकुलर जगह हो वहाँ स्टोन्स, अच्छे किस्म के स्टोन्स मिलने चाहिए, क्योंकि स्टोन्स उनके लिए रॉ मटेरियल था डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स बनाने के लिए। तो ये 2 मुख्य एलिमेंट थे जो बाद में विकसित, जिसकी वजह से बाद में कुछ एक लंबे अंतराल तक लोग रहने लगे। तो एक जल का स्रोत होना चाहिए, दूसरा जो स्टोन है जो एक रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता था वो स्टोन होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आवश्यक थी उनके रहने के लिए। अब हम बात करें अगर कि किस तरह से जो ये हंटिंग और गैदरिंग का फेज था वहाँ से बदलकर कैसे लोग फार्मर बने, किसान बने, किस तरह से खेती की बात की गई और एक सेटल्ड लाइफ की भी शुरुआत धीरे धीरे कैसे होती है। और मौसम में जो बदलाव आया खास करके 12,000 ईसा पूर्व के बाद, तो उस मौसम के बदलाव का क्या प्रभाव पड़ा उस समय के लोगों के जीवन पर।
तो देखा यह गया कि धीरे धीरे मौसम जो है थोड़ा वार्म होने लगा, गर्म होने लगा, और ऐसे मौसम होने के कारण इस मौसम का प्रभाव ये पड़ा कि जो घास के मैदान हैं, ग्रासलैंड, उनका विकास बहुत हुआ। और जब ग्रासलैंड का विकास हुआ तो अलग अलग प्रकार के जानवर जो घास पर आधारित थे वो डेवलप हुए या उनकी संख्या बढ़ी, जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी हो गई, डियर हो गया, तो इस तरह से 12 सिंगे हो गए, तो ये सब बहुत बढ़े। तो इसका भी लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और फिर ये भी देखा गया कि उस समय जंगली कुछ फसल होने लगे जिसका उपयोग उस समय के जो लोग थे, चाहे बच्चा हो या औरतें हो या पुरुष भी, वो इकट्ठा करके जंगल से लाते थे और उसका उपयोग भोजन के रूप में करते थे। बाद में धीरे धीरे उसको उपजाना भी लोग सीखने लगे और फसल के बारे में जो जानकारी है कि कब उसे बीज को रोपा जाता है, कब फसल पकता है, उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, सिंचाई कैसे किया जाता है, ये जानकारी भी लोगों को होने लगी। तो ये 12,000 ईसा पूर्व के बाद का एक पीरियड है जिसमें ये चीज पाया गया और उससे एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है। इन बिटवीन कर्नूल का जो क्षेत्र है, कर्नूल में राख आर्कियोलॉजिस्ट ने तलाशा है और जिससे ये पता चला कि लोग जो है वो आग जलाने की कला सीख लिए थे, या हम यूं कहें कि आग का आविष्कार हो गया था और जिसका उपयोग मुख्यतः प्रकाश, रात में प्रकाश करने के लिए, फिर मीट को रोस्ट करने के लिए और जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। मुख्यतः इसका 3 उपयोग उस समय होता था। जो हमको कर्नूल का जो उत्खनन हुआ तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो राख मिली उसके आधार पर ये हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लोगों को आग के प्रयोग के बारे में या आग को कैसे उत्पन्न किया जाएगा इसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो गई थी। धीरे धीरे जब जंगली फसल के बारे में लोगों को जानकारी मिल गई और फिर बाद में उसको खुद उपजाने लगे तो एक नए जीवन शैली की शुरुआत होती है। अब लोगों को एक जगह सेटल्ड लाइफ जीने की एक मजबूरी होने लगी। बेसिकली कोई भी फसल अगर जब वो लगाते थे तो वो फसल तुरंत तो होता नहीं था। हर फसल का एक टाइमिंग होता था कि कब उसे लगाया जाएगा, कब वो पकेगा और कब वो खाने के लिए उपयुक्त होगा। तो वहाँ एक रेगुलर निवास लोगों का होने लगा। तो इस तरह से एक नई जीवन शैली की शुरुआत हुई और एक सेटल्ड लाइफ की भी शुरुआत होती है। फिर स्टोरिंग, जब फसल होता था तो उसको स्टोर करने के लिए भी लोग मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे, टोकरियां बुनने लगे, जमीन में गड्ढे बनाकर उसको रखने लगे। तो ये एक नई जीवन पद्धति की शुरुआत लोगों में होती है। और खास करके फिर जानवरों को भी पालने लगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जिसको कहते हैं। और डोमेस्टिकेशन एक बहुत ही बड़ा टर्म है, वो उस पर एक अलग से चर्चा की जरूरत है। जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो होता है या डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, वो दोनों ही अलग होता है। जैसे जंगली जानवर जो होते हैं उनका रूप या उनकी जो हैबिट्स होते हैं वो अलग होते हैं। अगर जैसे हम अगर दांतों का अध्ययन करें तो जो एनिमल डोमेस्टिकेटेड होने लगते हैं उनके दांत का साइज कम हो जाता है। जो जंगल में रहते हैं उनके दांत का साइज बड़ा होता है। तो इस तरह से कुछ चेंजेज होते हैं। उसी तरह से फसल भी अगर हम कहें तो जो जंगली फसल होता है वो थोड़ा अलग होता है। जब हम उसकी खेती करने लगते हैं, उसका उपयोग हम अपने खाने पीने के लिए करने लगते हैं, तो उसका एक अलग रूप होता है। तो ये डोमेस्टिकेशन सिर्फ पालना जानवरों को नहीं होता है, डोमेस्टिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। मैं यहाँ एक छोटे रूप में आपको यहाँ बताया। तो जानवरों को भी लोग अपनी तरफ आकर्षित करने लगे, खास करके भेड़ बकरी को आकर्षित करने लगे। और जो सबसे पहला जानवर पाला गया, जिसको पालतू बनाया गया, वो एंसेस्टर ऑफ वाइल्ड डॉग, जो जंगली कुत्ते का जो पूर्वज था उसको पाला गया। और बाद में धीरे धीरे और भी जानवर पाले गए जो एक तरह से दूध तो देते ही थे और उसके अलावा जरूरत पड़ने पर जैसे भेड़ है, बकरी है और ये जो भी, तो वो इमरजेंसी में खाद्य पदार्थ के रूप में भी उनका उपयोग किया जाता था।
फिर निवास स्थान के भी प्रमाण मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई में पाया है कि खास करके बुर्जहोम में यह पाया गया कि गड्ढा बनाकर नीचे निवास स्थान लोगों को बनाया गया था, ताकि वहाँ जो नेचुरल जो हमला है लोगों पर, बरसात हो धूप हो, उससे बचा जा सके। उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। बहुत सारे झोपड़ी के भी प्रमाण मिले हैं। चौकोर आयताकार झोपड़ियाँ हुआ करती थी, उसके भी प्रमाण मिले हैं। और बहुत जगह ये भी प्रमाण मिला है कि झोपड़ी के अंदर भी और झोपड़ी के बाहर भी खाना बनाने का इंतजाम होता था। ऐसा लगता है कि मौसम के हिसाब से वो बनाते थे। कभी झोपड़ी के अंदर खाना बनता था, कभी झोपड़ी के बाहर खाना बनता था। तो एक तरह से सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है। खास करके नवपाषाण युग आता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, तो जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अलग अलग जो स्टोन एज है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हंटिंग गैदरिंग से फूड ग्रोइंग तक का सफ़र होता है। मतलब जो पहले आखेटक और संग्राहक थे, बाद में वो धीरे धीरे किसान बन जाते हैं। हमको ये भी प्रमाण मिला है कि मेहरगढ़ से खास करके कि लोगों में जिसे मृत्यु के बाद की क्या स्थिति थी, तो लाइफ आफ्टर डेथ का शायद कंसेप्ट था। जो मेहरगढ़ से कब्र मिले हैं तो उस कब्र में जो डेड बॉडी है उसके साथ कुछ सामान भी रख दिए जाते थे। एक कब्र तो ऐसा मिला है जिसमें एक बकरी भी रखी गई है। तो शायद ये मानते थे लोग कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, और जहाँ और कुछ नहीं तो भोजन की जरूर पड़ती है, इसलिए शायद बकरी को रख दिया गया। तो ये बहुत सारे चीज़ एक्सप्लेनेशन के हैं जिस पर मैं और डिटेल एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन ओवरऑल बात ये है कि जो मानव सभ्यता या मानव जीवन जो है उसका जो एक बदलाव होता है, पहले कैसे वो आखेटक थे, संग्राहक थे, और धीरे धीरे किस तरह से डेवलपमेंट होता है और वो एक किसान के रूप में बदलते हैं, पशुपालक बन जाते हैं। उनके लिए खेती और पशुपालन एक मुख्य धंधा या मुख्य काम बन जाता है। किस तरह से पशु की उपयोगिता बदलती रहती है और किस तरह से उसका उपयोग वो करते हैं, और जो नए नए मुख्य रूप से जो बार्ली, व्हीट और राइस जो सब एक इम्पॉर्टेंट फूड था उनके लिए, वो फूड वो उस ग्रेन की खेती करने लगते हैं। दलहन की खेती भी बाद में शुरू होती है। तो ये सारे चीज़ का विकास होता है। इवन ये भी माना गया कि बाद में कॉटन की भी खेती होने लगी, उसकी भी शुरुआत होती है। उसके पहले जब कॉटन की नहीं होती थी तो जो जानवर के खाल होते हैं या जो पेड़ के खाल होते हैं, शायद उसका इस्तेमाल लोग करते होंगे अपने तन को ढकने के लिए। तो इस पर भी हम विशेष चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल जो क्लास 6 का जो ये चैप्टर है, चैप्टर 2 हिस्ट्री का, उसमें ये बातें कही गई है जिस पर मैं थोड़ा विस्तार से आपके सामने रखने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप इस वीडियो को देखें, और मैं फिर से जो अगला वीडियो दूंगा अगले टॉपिक पर दूंगा, और कुछ और भी विस्तार से मैं विभिन्न पहलुओं पर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इसको देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरे पहले के वीडियोज भी आप देखेंगे तो वो भी कारगर हैं। जो लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको तो पता ही होगा। जो नए लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे पहले के वीडियो भी देखेंगे तो उससे भी उनको फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन न्यू टॉपिक।